आज बच्चों, मैं आपकी सामाजिक अध्ययन अध्यापिका और आज हम सामाजिक पाठ 9 शुरू कर रहे हैं, जिसका शीर्षक है छोटे राज्यों का उदय 500 से 800 एडी। करते हैं अध्याय 9, छोटे राज्यों का उदय 500 से 800 एडी। अब देखिए, ईसा मसीह के जन्म के बाद की बात, ठीक है, ईसवी। ठीक, पाठ का परिचय देखिए, किन किन बिंदुओं पर हम अच्छे से समझेंगे। वर्धन वंश कैसे बना, चालुक्य, लोगों का जीवन कैसे रहा, पल्लन समाज, भक्ति संप्रदाय का उदय, दक्कन और दक्षिण, कला और वास्तुकला। सबसे पहले वर्धन वंश तो देखिए से शुरू है। गुप्त साम्राज्य के विघटन के पश्चात उत्तर भारत में जिस राजनीतिक केंद्रीकरण का प्रारंभ हुआ, हर्षवर्धन के राज्यारोहण के साथ ही उसका समाप्ति हो गई। ठीक है, वर्धन वंश के इस यशस्वी सम्राट ने अपनी उपाधियों के द्वारा उत्तर भारत के विशाल भूभाग को अपने साम्राज्य के अंतर्गत किया। अशोक और समुद्रगुप्त जैसे प्रतिभाशाली सम्राटों की भांति इतिहास में यश अर्जित किया हर्षवर्धन। ठीक है, तो इस तरह से हर्षवर्धन के राज्यारोहण के साथ ही राजनीतिक विकेंद्रीकरण के युग का प्रारंभ हुआ। फिर उसकी समाप्ति कब हुई, जब हर्षवर्धन के राज्य की, ये कौन था, एक अच्छा प्रतिभाशाली सम्राट था, किसका, अशोक। अब आ जाइए वर्धन वंश। सबसे महत्वपूर्ण साम्राज्यों में एक 7वीं शताब्दी ईस्वी में उचित हर्षवर्धन का साम्राज्य था। ये कहां पर था, उत्तरी दिल्ली के निकट कुरुक्षेत्र थानेश्वर एक नाम का एक छोटा कस्बा था, वहां पर था। थानेश्वर एक छोटे साम्राज्य की राजधानी थी। क्या थी, साम्राज्य की राजधानी, जो हर्षवर्धन का जन्म स्थान था। यानी कि हर्षवर्धन का जो जन्म स्थान था वो क्या था, थानेश्वर। थानेश्वर क्या एक छोटा कस्बा था। ठीक, उसके पिता, किसके, हर्षवर्धन के पिता की मृत्यु के बाद उसके भाई राज्यवर्धन ने राजगद्दी संभाली। फिर बंगाल के राजा द्वारा, यानी कौन, बंगाल का राजा शशांक द्वारा उनका क्या हुआ, की मृत्यु हो गई। शशांक ने कपट से उनकी हत्या कर दी। फिर उसके बाद राज्यवर्धन के बाद 606 ईस्वी में 16 वर्ष की अल्प आयु में हर्षवर्धन राजा बना। वो एक शक्तिशाली योग्य शासक सिद्ध हुआ। गुप्त वंश के समान उत्तर में साम्राज्य स्थापित किया। तो जैसे गुप्त वंश में क्या था, हर्षवर्धन का राज्य। ठीक, तो गुप्त वंश में जिस तरह से राज्य स्थापित था, उसी तरह हर्षवर्धन ने अपना राज्य स्थापित। तो इस तरह से प्रामाणिक साहित्य स्रोत से उपलब्ध जानकारी ये है कि उनमें से एक प्रामाणिक साहित्य किसका था, बाणभट्ट का उत्तर रचित। देखिए, बाणभट्ट उत्तर रचित उसका जीवन परिचय, बाणभट्ट ने का जीवन परिचय अपनी रचना में, अपने साहित्य में लिखा है। क्या नाम है उस रचना का, नाम हर्षचरित, जिस हर्षवर्धन के जीवन के बारे में लिखा हुआ है। इसके अलावा अन्य स्रोत जो हर्षवर्धन के जीवन के बारे में बताते हैं, यात्री ह्वेनसांग के द्वारा लिखित विवरण में मिलता है। हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज परिवर्तित कर दी। उस समय कन्नौज का नाम कान्यकुब्ज था। ठीक है, उस समय क्या था, कन्नौज का नाम कान्यकुब्ज था। और कान्यकुब्ज का अर्थ होता है कुबड़ी कन्या। कन्या जैसे कि तो आपने सुना होगा, जो राजाओं की पुत्री होती थी, शाप दे देते, तो कुबड़ी कन्या बन जाती, कुबड़े होने के शाप उन्हें दिए जाते थे। क्या था, कन्नौज का पुराना नाम था, पुराना नाम कान्यकुब्ज से पड़ा। ठीक है, तो कन्नौज क्या है, हर्षवर्धन की क्या है, राजधानी। ठीक, चलिए आगे देखिए, हर्षवर्धन सफल योद्धा रहा। पंजाब, राजस्थान के कुछ भाग सहित उत्तर भारत का एक बड़ा क्षेत्र पर उसने विजय प्राप्त किया। पूर्व में बिहार, उड़ीसा, असम पर उसका नियंत्रण रहा। दक्कन पर भी अधिकार करना चाहा, लेकिन उसे चालुक्यों के एक बलवान शासक पुलकेशिन द्वितीय ने उसे रोक लिया, उसे वहां पर हरा दिया। ठीक है, हर्षवर्धन का साम्राज्य चंद्रगुप्त द्वितीय के जितना विशाल था। ठीक, हर्ष ने फारस और चीन के साथ मैत्रीपूर्ण, किसके साथ, फारस और चीन के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध विकसित किए। अपने जीवन के उत्तरार्ध में हर्षवर्धन ने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया। फिर उसने क्या कर लिया, बौद्ध धर्म को स्वीकार किया, लेकिन उसके बाद शिव और सूर्य देवता की आराधना नहीं छोड़ी। उसके बाद भी उन्होंने सूर्य और शिव की आराधना नहीं छोड़ी, बौद्ध मठों और ब्राह्मणों के। चलिए, लोगों का जीवन देखिए काल में
हर्षवर्धन के शासनकाल में हुए सांग ने भारत का भ्रमण किया, उसने सारी जानकारी जुटाई। वो कब आया था? 629 ईस्वी में भारत पहुंचा। ठीक है, 26 वर्ष का था। कौन? हुएन चीनी यात्री। ठीक है, अपनी वापसी पर उसने यात्रा संबंधी जो उसके काल में यानी हर्षवर्धन के शासनकाल में जो भी अनुभव किया, जो कुछ था, सब कुछ उसने अपने विवरण में, अपने लिखित विवरण में बहुत कुछ लिखा हुआ था। ठीक है, समाज के संबंध में, निवासी कैसे थे, लोगों का जीवन कैसा था, राजा का जीवन कैसा था। ठीक, तो अब देखिए जो चीनी यात्री था वो किसको मानने वाला था? बौद्ध धर्म को मानने वाला था, बौद्ध धर्म का अनुयायी। ठीक है, वो बौद्ध बौद्ध धर्म संबंधी पवित्र स्थानों की यात्रा करने व बौद्ध धर्म ग्रंथ साथ ले जाने के लिए आया था। कायान की तरह उसने अपनी यात्रा गोबी रेगिस्तान को पार कर आरंभ की थी और मध्य एशिया के कई प्रसिद्ध नगरों ताशकंद, समरकंद और खोतान से होते हुए आया था। उसने भारत पहुंचकर पूरे देश की यात्रा की। ठीक है, उसकी पुस्तक मोहक कथाओं का संकल्प है। उसने कई वर्ष नालंदा विश्वविद्यालय में व्यतीत किए। नालंदा का एक प्रसिद्ध या विश्वविद्यालय, नालंदा उस समय का क्या था? प्रसिद्ध विद्यालय था। ठीक है, जहां पर सारे एशिया के 10,000 विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त कर रहे। हुएसतांग समाज की समृद्धि और लोगों के व्यवहार से प्रभावित था। मतलब इस वर्धन वंश के समय लोगों की समृद्धि और व्यवहार से प्रभावित हुआ। उसने अपने लेख में बहुत कुछ लिखा है अपने शब्दों में। लोग साफ दिल के साथ ही ईमानदार और अपने वे प्यारे और सरल थे। वह लोगों के शिक्षा के लिए लगन से प्रभावित। कौन? चीनी यात्री हुएनसांग। कब आया था? 621 पूर्व में। अब आ जाइए समाज, सोसाइटी। तो हुएनसांग के लिखित रूप में हमें काफी चीजें प्राप्त हुई। यहाँ पर बौद्ध धर्म अधिक प्रचलित नहीं था। ठीक है, यद्यपि पूर्वी भारत में ये प्रचलित था, मतलब पूर्वी भारत में तो प्रचलित था लेकिन बाकी जगह नहीं था। शाकाहार प्रोत्साहित, मतलब शाकाहारी लोग शाकाहारी बनना तो चाहते थे पर थे नहीं, पूरी तरह से शाकाहारी नहीं थे। गरीबों और अमीरों की जीवन शैली में बीच में बहुत अंतर था। ठीक है, अमीर का घर सुंदरता से बना था, सजा हुआ था। गरीबों का घर सादा मिट्टी का जमीन वाला होता था। सफाई को लेकर ये लोग बहुत जागरूक थे। हुएनसांग ने प्रयाग का भ्रमण किया और कुंभ मेले में संबंधित काफी रोचक लेख भी लिखे। समाज शांत था, अपराध कम होते और दंड भी हल्के होते थे। मृत्यु दंड नहीं दिया जाता था, यद्यपि सड़कों के किनारे लूटपाट होना सामान्य। कई बार वह इसका शिकार हुआ था। कौन? हुएनसांग यात्री। उन्होंने अपने लेख में बताया समाज के बारे में। समाज किस प्रकार था? भारत में बिताने के बाद वह चीन वापस चला गया। जब वह लौट रहा था तो सिंधु नदी में डूबने से अधिकतर पांडुलिपियां बह गई। पांडुलिपियां थी उनके पास, पांडुलिपियां बह गई। सौभाग्य से उनमें से कुछ बच गई और वह उन्हें अपने साथ ले जाने में सफल रहा। हुएनसांग अगले कई वर्षों तक चीनी भाषा में उनका अनुवाद करने में व्यस्त है। पांडुलिपियां जो ताड़ के भोज के पत्रों पर लिखी जाती थी, है ना, तो इस तरह से पांडुलिपियां के पास पांडुलिपियां वो जुटाए हुए थे, लेकिन सारी पांडुलिपियां बह गई। बची हुई जिनका अनुवाद वो चीनी भाषा में अनुवाद करने में वो व्यस्त हो। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद उसका साम्राज्य छोटे छोटे राज्यों में बंट गया। राजनीतिक अनिश्चितता प्रबल हो गई। लेकिन दक्कन और दक्षिण में उस समय जब हर्षवर्धन का साम्राज्य बट रहा था, ठीक है, राजनीतिक अनिश्चितता प्रबल हो रही थी, मतलब क्या छोटे छोटे राज्यों में बढ़ गया, बिखर गया। उस समय दक्कन और दक्षिण में बिल्कुल अलग दृश्य था। अनेक शक्तिशाली साम्राज्य का वहां उदय हुआ और वे क्षेत्र जहाँ हर्षवर्धन का शासन क्या हो रहा था, बट रहा था छोटे छोटे राज्यों। उसी समय दक्कन और दक्षिण में क्या था? साम्राज्य, शक्तिशाली साम्राज्यों का उदय हो रहा। कि अब आ जाइए दक्कन और दक्षिण। अब आ जाइए चालुक्य राजवंश। चालुक्य राजवंश है। देखो चालुक्य जो है ना, अलग अलग स्थानों में ये राजवंश रहा है, अलग अलग जैसे के हो, बादामी यानी वातापी चालुक्य, केगी और कल्याणी, अलग अलग स्थानों पर उन्होंने राज किया। उन अलग अलग स्थान 3 भागों में बांटा गया। दक्कन में सातवाहनों के पतन के बाद वाकाटक जैसे अनेक छोटे राज्यों का जन्म हुआ। वाकाटक एक छोटे कालखंड के लिए ही शक्तिशाली रहे, मतलब कुछ समय के लिए ही। फिर उसके बाद आए वातापी,
उसके वाकाटक के बाद वातापी आए, उनके केंद्र में चालुक्यों का आविर्भाव हुआ। उनके केंद्र में किसका आविर्भाव हुआ? चालुक्यों। आपको याद होगा कि कैसे, देखो चालुक्य क्या है? राजवंश है। कैसे एक शक्तिशाली, अब देखिए कैसे एक शक्तिशाली चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन के दक्षिण और प्रसार को रोका था। जब हर्षवर्धन और दक्षिण की ओर जाकर उस पर अधिकार करना चाह रहा था तो पुलकेशिन द्वितीय ने रोक लिया था। पुलकेशिन द्वितीय हर्ष को हराने में सफल रहा, लेकिन उसके दो और प्रबल विरोधी थे, राष्ट्रकूट और पल्लव। तो और दो और हर्षवर्धन के सामने आ गए। राष्ट्रकूटों का उत्तरी दक्कन की ओर छोटा सा राज्य था, लेकिन 8वीं शताब्दी ईस्वी शक्तिशाली हो गए वो। और भी यहाँ पर वैसे तो उनका छोटा शासन था, राष्ट्रकूट जो थे तो किसके विरोधी थे? पुलकेशिन द्वितीय। अब जब वो क्या थे, 8वीं शताब्दी में क्या थे, बहुत एक छोटे राज्य में पनप रहे थे, लेकिन आगे जाके 8वीं शताब्दी में वो शक्तिशाली हो गए। वैसे उनका छोटा सा राज्य था, पर 8वीं शताब्दी में आकर वो शक्तिशाली हो गए और चालुक्यों को उन्होंने। पल्लव भी इसी काल में दक्षिण में अपनी राजधानी कांचीपुरम, कांचीवरम जिसे कहते हैं, के साथ शक्तिशाली हो गए थे। ये कांचीपुरम के साथ शक्तिशाली हो गए थे, राजधानी के साथ। पल्लवों और चालुक्यों के बीच सदैव दुश्मनी रही। पुलकेशिन द्वितीय का पल्लव नरेश कौन? महेंद्र वर्मन के साथ युद्ध हुआ, उसे हराया था। पुलकेशिन द्वितीय के साथ किसका युद्ध हुआ? महेंद्र वर्मन के साथ युद्ध और उसे हराया था। लेकिन कुछ वर्ष बाद पल्लव राजा नरसिंह वर्मन ने पुलकेशिन द्वितीय को हराकर यहाँ तक कि राजधानी वातापी नगर को भी अधिकृत कर बदला ले लिया। तो देखिए पुलकेशिन द्वितीय ने महेंद्र वर्मन को हराया, फिर पल्लव, क्यों? महेंद्र वर्मन पल्लव का नरेश था, ठीक है, और पल्लव का ही राजा बाद में जाके नरसिंह वर्मन आया, उसने उससे बदला लिया और फिर उसकी राजधानी छीन। चालुक्यों के शासनकाल में वातापी एक समृद्ध नगर था। इसके फारस अरबी और लाल सागर के तटीय नगर के साथ व्यापारिक संबंध थे, अच्छे संबंध, व्यापारिक संबंध। दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों के साथ भी व्यापार समृद्ध था चालुक्यों का। पुलकेशिन द्वितीय ने फारसी राजा खुसरो द्वितीय को एक राजदूतवास भेजा था। लगभग 100 वर्षों बाद जरदुश्त धर्म के अनेक अनुयायी ईरान को छोड़कर भारत के पश्चिमी तट से लगकर बस गए थे। ये लोग पारसियों के रूप में जाने लगे। वे जरतुस्त्र द्वारा दी गई शिक्षाओं पर आधारित धर्म के अनुयायी। ने बताया कि अच्छी और बुरी शक्तियां लगातार लड़ती रहती हैं, लेकिन अंततः अच्छी शक्तियों का ही विजय होती है। ठीक, उसकी शिक्षाएं पारसियों की धार्मिक पुस्तक जैन अवेस्ता में संकलित है। इस्लाम के आने से पहले फारस का जो मुख्य धर्म था वो जरतुस्त्र था। बाद में वे फारसी लोग जो बहुत समय पूर्व आए और भारत में बस गए, उन्होंने भारतीय जीवन पद्धति को अपना लिया। वे भारतीय भाषा बोलते, उनकी भोजन संबंधी आदतें, वेशभूषा सब कुछ उन्होंने धारण कर ली, धार्मिक रीति सब कुछ। अब आइए पल्लव। सातवाहनों के स्वर्ण काल में पल्लव दक्षिण में उनके राजदूत होते। सातवाहनों के पल्लव क्या होते? उनके राजदूत होते। सातवाहनों के पतन के बाद वे स्वतंत्र हो गए। 6वीं शताब्दी ईस्वी कांचीपुरम के निकट सत्ता में आए, जो कि अपने कौशल और सुंदर कैलाशनाथ मंदिर के लिए उन्हें यानी पल्लवों को पांडवों और चालुक्यों के साथ संघर्ष करना पड़ा, लेकिन अंत में एक शक्ति संपन्न राज्य को स्थापित करने में पल्लव सफल हो। कांचीपुरम के दक्षिण में तंजौर और उडुक्कोट्टई जैसे कई क्षेत्र का निर्माण किया। ये क्षेत्र धनी और उर्वरक से भरपूर थे। ठीक, इनके देखो जो प्रसिद्ध राजा थे पल्लव के, महेंद्र वर्मन थे। वे भी एक कवि और संगीतज्ञ थे। कौन थे? कवि संगीतज्ञ। वह अपने जीवन काल के आरंभ में जैन धर्म का अनुयायी था महेंद्र वर्मन, लेकिन बाद में शिव भक्त बन गया। वह महान तमिल संत और शिव भक्त अपार से अत्यधिक प्रभावित था। अन्य महत्वपूर्ण पल्लव नरेश था नरसिंह वर्मन, जिसने चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय को हराया और श्रीलंका के विरुद्ध एक सफल अभियान किया था। भक्ति संप्रदाय का उदय देखिए दक्षिण भारत के लोग जो थे रीति रिवाज के स्थान पर वैयक्तिक भक्ति को बड़ी संख्या में महत्व देने लगे। किसान और कलाकारों जैसे साधारण लोग, जिनके पास धार्मिक अनुष्ठानों के दो शक्तियां संप्रदाय जैसे संप्रदाय और शिव संप्रदाय दक्षिण में, वे अलवर विष्णु भक्त और नयनर वे अलवर और नयनर, अलवर विष्णु भक्त, नयनर शिव भक्त। इस
नाम से अलवर नयनर से प्रचलित हो गए। ठीक है, दक्षिण भारत के लोग उत्तर भारत में वैष्णव और शैव के रूप में। ठीक, तो इस तरह से यहाँ के लोग अलग अलग स्थानों में शैव और वैष्णव के नाम से प्रचलित हुए और बाकी नयनर और अलवर से दक्षिण में प्रचलित हुए, तब जाने जाने लगे। ये लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपने आराध्य के भजन गाते हुए भ्रमण करते थे। भजन स्थानीय भाषा में लिखे जाते थे, जहां जहां वो जाते उस अपने साहित्य में उन्नत करते क्या थे, उन्नत थे। वे महत्वपूर्ण नगरों में सभा करते थे और वहां मुख्यतः तमिल भाषा में पद्य रचना और गान करते थे। सामान्य जन जो थे, सामान्य लोग, वो तमिल भाषा का प्रयोग करते थे और बाकी बौद्धिक और शिक्षित वर्ग जो थे वो संस्कृत का प्रयोग करते थे। जैसे राजसभा में अधिकांश लोग संस्कृत में लिखते थे और अपनी रचना, जैसे दास कुमार चरित्र, ये क्या थे, संस्कृत में किसके द्वारा, दान दीन के चरित्र रचयिता कौन थे, दान दीन, यानी दास कुमार चरित्र के जो रचयिता दान दीन थे। ये जो है रचना पढ़े लिखे थे, पढ़े लिखे लोग संस्कृत का प्रयोग करते थे, तो बौद्धिक वर्ग के लोग का प्रयोग करते संस्कृत। तो ये जो रचना है, साहित्यिक रचना, ये दास कुमार चरित्र दान दीन की रचना है जो बाकी साधारण लोग किसका, तमिल का। कला और वास्तुकला देखिए, अनेक प्रसिद्ध मंदिर पल्लवों के शासन काल में निर्मित हुए। ठीक है, आरंभिक पल्लव मंदिर पहाड़ी को काटकर बनाए गए पूजा स्थल थे। सारा पूजा स्थल बड़ी पहाड़ी को खोदकर बनाया जाता था। वे आकार में अधिक बड़े ना होकर सुंदर से बनाई गई मूर्तियों से सजाए गए थे। देखिए, पहाड़ को काटकर बनाकर मंदिर उत्कृष्ट उदाहरण में देखिए, पहाड़ के द्वारा बनाए गए मंदिर में देखिए महाबलीपुरम के रथ और छतरियां हैं। इन रथों का निर्माण नरसिंह वर्मन ने करवाया। ठीक है, जो कि संख्या में 8 हैं। इनमें से 4 का नाम पांडवों के नाम पर रखा गया। केवल एक पत्थर को काटकर बनाए गए ये सभी समुद्र तट के निकट हैं और बहुत ही सुंदर है। केवल एक पत्थर को काटकर बनाए गए समुद्र तट के निकट है, मतलब समुद्र के आसपास है। दक्षिण में लोगों के जीवन में मंदिर का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण स्थान रहा है। सिर्फ पूजा स्थल ना रहकर विभिन्न महत्वपूर्ण सांस्कृतिक कार्यक्रम के केंद्र भी बन जाते थे। गीतकारों, मूर्तिकारों, वास्तुशास्त्रियों, पुजारियों, मालियों और नृत्यकारों इत्यादि विभिन्न लोगों को रोजगार उपलब्ध कराते थे। ये मंदिर लोगों की सभाओं और विचार विमर्श के काम भी आते थे। जो मंदिर के पुजारी आसपास के बच्चों को पढ़ाते थे और बीमार व असहाय लोगों की सहायता जैसे अनेक सामाजिक धार्मिक कार्य यहीं पर होते थे। ठीक है बच्चों, इस तरह से मंदिर संगीत, चित्रकला, शास्त्रीय नृत्य और मूर्तिकला जैसे सांस्कृतिक पक्षों को सबलता प्रदान करता था। इस तरह से केवल पूजा स्थल नहीं था, बाकी धार्मिक कार्य, वैवाहिक कार्य सब अच्छे यहाँ पर समारोह भी किए। शब्दावली देखिए, अलवर भगवान विष्णु के उपासक और अनुयायी पर कहलाए। नायनार भगवान शिव के उपासक और अनुयायी। सारांश देख लीजिए, पाठ समाप्त हुआ। हर्षवर्धन 16 वर्ष की अल्प आयु में सिंहासन पर बैठा। हर्षवर्धन ने 41 वर्षों तक शासन किया। प्रारंभ में हर्ष शिव तथा सूर्य के उपासक थे, बाद में उसने बौद्ध धर्म को अपनाया। चीनी यात्री हुएनसांग हर्ष के दरबार में कुछ समय तक रहा। हर्ष एक न्यायप्रिय तथा उदार शासक था। उसकी दंड व्यवस्था गुप्त शासकों की तुलना अधिक कठोर। ठीक है, चलिए बच्चों, अभ्यास कार्य देखिए, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। का देखिए, कादम्बरी का लेखक है, बताइए कौन है, बाणभट्ट। हाँ देखिए, हुएनसांग भारत में आया था। हर्ष किस, ठीक। हाँ देखिए, महेंद्र वर्मन एक डैश और डैश था, क्या था, कवि, संगीतज्ञ, पहला और तीसरा दोनों। पहला देखिए, हर्ष ने डैश और डैश के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध विकसित, पारस और चीन। अगला देखिए, हर्ष ने अपनी राजधानी डैश से डैश परिवानेश्वर से
अगला देखिए, चालुक्य नरेश डैश ने कन्नौज के राजा डैश को हराया। पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय ने कन्नौज के राजा हर्षवर्धन गादी के महेंद्र वर्मन पहले क्या था बच्चों? महेंद्र वर्मन पहले जैन धर्म का अनुयायी था, बाद में शिव भक्त बन गया। अनुयायी, जैन धर्म अनुयायी था, बाद में शिव भक्त। ठीक, जैन धर्म का अनुयायी था, बाद में शिव भक्त बना। अगला, पल्लवों और चालुक्यों के बीच सदैव दुश्मनी। अगला, तीसरा अभ्यास, सही वाक्यों के सामने सही या गलत, वाक्यों के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। का हुएनसांग भारत भ्रमण के समय 26 वर्ष का था, सही। भारत में दक्षिण पूर्व एशिया की ओर से पारसी लोग आए थे, गलत। चालुक्यों के शासनकाल में वातापी एक गरीब नगर था, गलत। हर्ष वेनसांग द्वारा रचित था, हर्ष वेनसांग द्वारा रचित था, गलत। विषयनिष्ठ प्रश्न, अभ्यास 4, अभ्यास 5। इन प्रश्नों के उत्तर आप स्वयं देंगे बच्चों, पाठ के अनुसार संक्षेप विस्तार रूप में, बाकी अभ्यास आपको। चलिए, तो बच्चों पाठ समाप्त हुआ, पाठ में